सभी बहुत देर से किडनैपर के मैसेज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया था। अभियान ने नील को कॉल करके नंबर ट्रेस करने को बोल दिया था, लेकिन नंबर ट्रैक नहीं हो पाया था अभी तक। अभियान बेसब्री से नील के फ़ोन का इंतजार कर रहा था। तभी नील का कॉल आता है। अभियान जल्दी से कॉल उठाकर कहता है, नील क्या हुआ, कुछ पता चला? नंबर ट्रेस हुआ क्या? जल्दी बताओ। दूसरी तरफ से नील मायूसी से कहता है, नहीं अभियान, वो फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए नंबर ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारी टीम कोशिश कर रही है। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा हम नंबर ट्रेस कर लेंगे। इधर दिविसा की हालत अब थोड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि शाम होने को था, लेकिन दिविसा ने अभी तक कुछ नहीं खाया था और प्रेगनेंसी के कारण उसका शुगर लेवल लो हो गया था। वो उसके साथ जो दो आदमी थे उन्हें कहती है, भैया सुनिए, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। तभी उन लोगों को भी ध्यान आता है कि सच में इस लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो उनमें से एक अपने बॉस को कॉल करता है, फिर दिविसा को खाने के लिए देता है। तो दिविसा फिर कहती है, भैया हाथ नहीं खोलेंगे तो हम खाएंगे कैसे? दिविसा की बात सुनकर दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर आंखों ही आंखों में बात करके दिविसा के हाथ की रस्सी खोल देते हैं और कहते हैं, देख लड़की, बस खाना खाने के लिए हाथ खोला है, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझी? तो दिविसा भी अपना सिर हिला देती है। दिविसा अपना खाना लेकर खाने लगती है। तभी उसका ध्यान उसके फ़ोन पर जाता है, जो वो आदमी अपने बॉस से बात करने के बाद गलती से वहीं साइड टेबल पर रख दिया था। इधर वो दोनों आदमी दिविसा को वहीं छोड़कर उस जगह को बाहर से बंद करके बाहर बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं। दिविसा जल्दी से फ़ोन उठाती है और तुरंत अभियान को कॉल लगा देती है। अभियान भी एक ही बार में कॉल उठा लेता है, क्योंकि क्या पता कब किसका कॉल आ जाए। अभियान जैसे ही कॉल उठाता है, दिविसा बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, हेलो सर। वहीं दिविसा की आवाज़ सुनकर अभियान को एक अलग ही सुकून मिलता है। वो तुरंत बोलता है, दिवी तुम ठीक हो? कहाँ हो और ये किसका नंबर है? दिविसा जल्दी से कहती है, सर हमें किसी ने किडनैप किया है, लेकिन वो बेदू को किडनैप करना चाहता था। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बेदू उस आदमी तक ना पहुँचे। और हाँ, ये कोई पुरानी कपड़े की फैक्ट्री है शायद। फिर खुद ही आगे बोलती है, सर अब हम फ़ोन रख रहे हैं, प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉल मत करिएगा। और वो जल्दी से फ़ोन काट करके कॉल डिटेल भी डिलीट कर देती है। इधर अभियान शिव को दिविसा के कॉल के बारे में बताता है और फिर नील को कॉल करके उस नंबर को ट्रेस करने को बोल देता है। इधर से बेदू और पिया के टेंट में आता है और उन्हें बताने के लिए कि दिविसा का कॉल आया था, लेकिन वहाँ जाकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ बेदू नहीं थी। सिर्फ पिया से पूछता है, बेदू कहाँ है? पिया आश्चर्य से शिव को देखती है और कहती है, भाई वो तो आप लोगों के पास ही गई थी, बोल रही थी कि किडनैपर ने मैसेज भेजा है, आप लोगों को बता के आती है। शिव उसकी बात सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है। ये लड़की कहाँ चली गई? शाम होने को है, क्या इसे किसी बात का डर नहीं है? फिर वो बेदू को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, तो उसमें बेदू का मैसेज था, शिव हम जा रहे हैं किडनैपर से मिलने। हमने तुम्हें पहले नहीं बताया, क्योंकि तुम हमें अकेले जाने नहीं देते और हम दिव्य को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। यह मैसेज पढ़ते ही शिव सुन पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसकी बहन और उसका प्यार दोनों ही खतरे में है। तभी वहाँ अभियान आता है और कहता है, शिव मैंने नील को बोल दिया है, जल्दी हमें एड्रेस मिल जाएगा। शिव फिर अभियान को देखकर बोलता है, बेदू चली गई अकेले किडनैपर के पास? क्या? अभियान चौंक कर बोलता है। उसे बेदू से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वहीं पिया भी यह सुनकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ बेदू की गाड़ी एक पुराने सी फैक्ट्री के बाहर आकर रुकती है। बेदू एक बार फिर से अपना फ़ोन चेक करती है एड्रेस कंफर्म करने के लिए, तो एड्रेस सेम ही था। वो धीरे धीरे उस फैक्ट्री के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो आवाज़ देती है, हेलो देखो हम आ गए हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है। जैसा तुमने कहा था, तुम हमारी दीदी को छोड़ दो। भाई बेदू को वहाँ ना कोई दिखाई दे रहा था और ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अभी उसे बस दिविसा और उसके बेबी का ख्याल था, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पहुँच गई थी। तभी एक आवाज़ उस फैक्ट्री में गूंजती है, फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई वेदिका राणा, वेलकम वेलकम। बेदू आवाज़ सुनकर कहती है, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ और हमें हमारी दीदी को दिखाओ, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। तभी फिर से एक आवाज़ आती है, चाचा ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना वेदिका राणा, नहीं तो कभी भी अपनी दोस्त को देख नहीं पाओगी। खैर ये सब छोड़ो और साइड के टेबल पर देखो, वहाँ एक बैग है,
उसे लो और लेफ्ट साइड में जो रूम है वहाँ जाकर चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी दोस्त के लिए बहुत बुरा होगा। वेदु कंफ्यूज होकर उस बैग को देखती है, फिर उसे उठाकर लेफ्ट साइड वाले रूम में चली जाती है। अंदर जाकर जब वो बैग से कपड़े निकालती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एक शादी का जोड़ा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके बाहर ही फेंक दिया था, जैसा किडनैपर ने उसे करने को कहा था। उसकी आंखों के सामने शिव का चेहरा आ जाता है और आंखों में आंसू। वो रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी शिव, लेकिन अगर दिव्य को बचाने के लिए हमें तुमसे अलग भी होना पड़े तो हमें ये मंजूर है, लेकिन हम दिव्य को एक खरोच भी नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए हमें खुद को कुर्बान क्यों ना करना पड़े। थोड़ी देर बाद बेदू तैयार होकर उस रूम से बाहर आ जाती है। उसने बस वो जोड़ा ही पहना था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन हाँ उदासी जरूर थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसने भी शेरवानी पहना था और चेहरे पर अभी भी मास्क था। वेदु उस लड़के को देखकर कहती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, प्लीज मत करो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। हम किसी और से प्यार करते हैं। उसने अभी इतना ही कहा था कि वो लड़का गुस्से में अपने साइड में रखा चेयर पर लात मारकर गिरा देता है। बकवास बंद करो अपनी। तुम आज के बाद बस मेरा नाम लोगी और बस मुझे प्यार करोगी। किसी के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो उसे मौत के घाट उतारते हुए मुझे 2 मिनट लगेगा, समझी। तुम बस मेरी हो वेदिका राणा, बस मेरी हो। उस लड़के के ऐसे साइकोपन को देखकर वेदु का दिल एकदम से डर जाता है और उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, विद्युत। वहीं अपना नाम सुनकर विद्युत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वेदु को जब एहसास होता है कि उसके सामने विद्युत है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह उसका दोस्त हुआ करता था जब ये छोटी थी, 10 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बहुत जुनूनी हो गया था। अगर कोई लड़का वेदु से बात भी करता था तो उसे खूब पीटता था। एक लड़के ने एक बार वेदु को प्रपोज कर दिया था तो अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसकी हालत मरने जैसी हो गई थी। ये सब वेदु के लिए बहुत डरावना था, जिसे भूलकर वो आगे बढ़ी। जब विद्युत उसकी जिंदगी से दूर हुआ तब वेदु डर से पूरी तरह कांप रही थी। वो हिम्मत करके विद्युत के करीब जाती है, उसके चेहरे से मास्क हटाती है तो शौक रह जाती है। ये विद्युत नहीं है। वो फिर से 2 कदम पीछे होकर कहती है, कौन हो तुम? तुम तो वही हो ना जो उस दिन कैंटीन में थे और हम कल गलती से तुम्हारे रूम में आ गए थे। देखो सॉरी उन सब बातों के लिए, लेकिन प्लीज हमारी दोस्त को छोड़ दो। हमें नहीं पता था हमने ऐसा भी क्या बोल दिया कि तुम इस हद तक जा रहे हो। विद्युत उसके करीब आकर कहता है, बेद तुमने मुझे नहीं पहचाना। वही बेद सुनकर एक बार फिर बेदू शौक हो जाती है, क्योंकि विद्युत उसे बेद ही बोलता था। बेदू हकलाकर कहती है, कौन हो तुम? विद्युत स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त विद्युत हूँ। बेद वेदू फिर कहती है, नहीं तुम वो नहीं हो, उसे हम अच्छे से पहचान सकते हैं। विद्युत अब कसकर वेदू को उसकी बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है और कहता है, फिर तुम हमें क्यों नहीं पहचान रही हो वेद? क्या बस इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा बदल गया है, इसलिए? वेदू उसे कंफ्यूज होकर देखती है तो विद्युत आगे कहता है, याद है तुम्हें जब तुम 10वीं की एग्जाम देकर आई थी, उस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। फ्लैशबैक। वेदू और दिविसा 10th का लास्ट पेपर देकर घर आ गई थी। वेदू बहुत खुश थी कि अब कुछ दिन की छुट्टी होगी। शाम को वो दिविसा के घर जा रही होती है, तभी बीच रास्ते में उसे 19 साल का एक लड़का मिल जाता है जो विद्युत था। वेदु उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि विद्युत का पागलपन पूरी तरह बढ़ चुका था। विद्युत वेदु के सामने आकर कहता है, वेद मुझे तुमसे बात करनी है, बस 2 मिनट के लिए। वेदु उससे बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि अगर वो मना करेगी तो विद्युत उसे यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए वो बात करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी विद्युत अपने घुटनों पर बैठकर उसके सामने एक डायमंड की रिंग कर देता है और कहता है, वेद आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वही वेदु ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो डरते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम तुमसे प्यार नहीं करते। विद्युत वेदु का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं वेद, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है। और उसे जबरदस्ती किस करने वाला होता है तो वेदु से जोर से धक्का दे देती है और कहती है, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो हम खुद को ख़त्म कर लेंगे, जाओ यहाँ से, नहीं तो हम सच में खुद को मार देंगे। ये सुन विद्युत बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को कुछ मत करना, और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड।
वेदु कंफ्यूज होकर बोलती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा। विद्युत कहता है, उस दिन मैं काफ़ी गुस्से से बाइक चला रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं 1 साल कोमा में था और होश आया तो मेरा चेहरा बदल चुका था। डैड ने बताया मेरी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। वेदु कहती है, देखो विद्युत, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम किसी और से प्यार करते हैं। विद्युत ये सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है। मार दूंगा मैं उस शिव को, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो। बेदू हैरानी से विद्युत की तरफ देखती है। अब उसे शिव के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि विद्युत कितना संकी इंसान है। विद्युत फिर कुछ सोचकर बोलता है, बेद, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो तुम्हारी प्यारी दोस्त को अभी मार दूंगा मैं। क्या तुम उसे भूल गई हो? बेदू को भी अब ध्यान आता है कि वो वहाँ दिविसा के लिए आई है। तो वो कहती है, ठीक है, हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन प्लीज दिविसा को हमारे सामने लेकर आओ। तो विद्युत अपने आदमी को इशारा करता है। थोड़ी देर में एक आदमी दिविसा को लेकर आता है, जिसके हाथ बंधे हुए थे। भाई, दोनों दोस्त जब एक दूसरे को देखती हैं तो दोनों की आंखें चमक जाती हैं, लेकिन वेदू को दुल्हन के जोड़े में देख दिविसा हैरान हो जाती है। तभी वेदू दिविसा के पास जाने को होती है कि विद्युत उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो पहले शादी करेंगे, फिर तुम अपनी दोस्त से मिल लेना। शादी करेंगे? यह सुन दिविसा पूरी तरह हैरान हो जाती है। क्या वेदू हमारे लिए खुद को कुर्बान करने जा रही है? दिविसा एकदम से बोलती है, नहीं वेदू, तुम इससे शादी मत करो। हम सिर्फ भाई को कैसे फेस करेंगे कि हमारी वजह से उसने अभी इतना ही कहा था कि एक जोर का तमाचा उसके गाल पर पड़ता है। ये थप्पड़ विद्युत ने मारा था। चुप रहो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तभी वेदू हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज उसे कुछ मत करो, वो प्रेग्नेंट है। हम तैयार हैं तुमसे शादी करने के लिए। विद्युत वेदू की बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर अपने आदमी को देखकर कहता है, अगर ये लड़की ज्यादा होशियारी करे तो इसे और इसके बच्चे दोनों को भगवान के पास पहुंचा देना। इतना बोलकर वो वेदू का हाथ पकड़कर वहीं साइड में ले जाता है, जहाँ पूरी शादी की तैयारी की गई थी। दिविसा को भी उसके आदमी वहीं ले आते हैं। दूसरी तरफ अभियान को नील का कॉल आता है और वो उसे दिविसा की लोकेशन देता है। अभियान शिव से कहता है, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें वहां पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। तो पिया कहती है, भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो शिव उसे मना कर देता है, बोलता है, नहीं, तुम यहीं रहो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब फिर वो दोनों निकल जाते हैं और अभियान मुंबई के डीआईजी को फोन करके सारी कंडीशन बताता है। तो वो ऋषिकेश की पुलिस से बात करके उनकी हेल्प के लिए बोल देते हैं। इधर विद्युत अपने एक आदमी से कहता है, जाओ उस रूम में पंडित बंधा है, उसे लेकर आओ। थोड़ी देर में शादी स्टार्ट होती है और दिविसा और वेदु दोनों की आंखों में आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं। पंडित जी डरते हुए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तो विद्युत उसके माथे पर गन लगाकर कहता है, पंडित जल्दी मंत्र पढ़, जल्दी जल्दी निपटा शादी, लेकिन हाँ, एक भी मंत्र नहीं छूटना चाहिए। मुझे मेरी और बेदू की लाइफ में कोई परेशानी नहीं चाहिए। वहीं बंदूक के डर से पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। दिविसा बार बार बेदू को ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन बेदू तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। दिविसा के बार बार चिल्लाने के कारण एक बार फिर एक आदमी उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे उसके गाल में सूजन आ जाती है। पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाने को बोलते हैं। तो विद्युत कहता है, अभी इसका यहाँ कोई नहीं है, तो ऐसे ही आप शादी करवाएं। उसके बाद पंडित जी फेरे लेने को बोलते हैं। तो विद्युत जल्दी से खड़ा हो जाता है और वेदु को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस आंसू बहा रही थी और अपने शिव को याद कर रही थी। जब वेदु खड़ी नहीं होती है तो विद्युत गुस्से में कहता है, ओए उड़ा दे वेद की दोस्त की खोपड़ी। ये सुनकर वेदु होश में आती है और भरी आंखों से विद्युत की तरफ देखती है। तो विद्युत कहता है, शांति से खड़ी हो जाती तो मुझे ऐसा नहीं बोलना पड़ता। चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, फेरे लेने हैं। अब वेदु भारी मन से अपनी जगह खड़ी होती है। उसे तो हर बीते वक्त के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी सांस खींच रहा है। धीरे धीरे फेरे होने लगते हैं। 6 फेरे हो गए थे। 7वां फेरा जैसे ही शुरू होता है, एक गोली सीधे आकर विद्युत के पैर में लगती है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। कौन है बे? वो एकदम से गुस्से में चिल्लाता है। विद्युत के पैर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसे शादी करने की जल्दी थी। वो वैसे ही बेदू का हाथ पकड़ता है और फेरे शुरू करता है, लेकिन तभी उसका एक आदमी उड़कर आता है और हवन कुंड में गिरता है, जिससे उसकी अग्नि बुझ जाती है। जिसे विद्युत का गुस्सा पूरी तरह बढ़ जाता है। वो अपने आदमियों को बोलता है,
जाओ देखो कौन मरने चला आया है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे अभियान और शिव पर पड़ती है। साथ ही उनके साथ पुलिस वाले भी थे। वहीं उनको देखकर विद्युत और कसके बेदू का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती फेरे के लिए खींचने लगता है। लेकिन अब बेदू अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को रोक रही थी। अब उसकी आंखों में चमक थी और खुशी के आंसू थे। वही शिव उसे गुस्से से घूर रहा था। अभियान जैसे ही दिविसा को देखता है, एकदम से उसके करीब जाने को होता है कि एक आदमी दिविसा के गले पर चाकू लगाकर कहता है, दूर हट, नहीं तो यहीं इसे खत्म कर दूंगा, समझा। तो अभियान 2 कदम पीछे हो जाता है। वही सबका ध्यान इस तरफ हो जाने से वेदू सामने रखा एक पीतल का लोटा उठाकर विद्युत के सिर पर मार देती है और भागकर दिविसा को उस आदमी से दूर कर देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। वही विद्युत अपना सिर पकड़ लेता है। सारे पुलिस वाले विद्युत के आदमी को पकड़ लेते हैं। वही अभियान जाकर दिविसा को अपनी बाहों में भर लेता है। दिविसा भी अपनी पकड़ अभियान पर कस देती है। इधर से विद्युत के पास जाकर उसके मुंह पर एक पंच मारकर कहता है, शादी करनी है तुझे मेरी बेदू से। यही बोल बोलकर वो बार बार विद्युत को मार रहा था। मैं विद्युत बस हंस रहा था। फिर वो अपने मुंह में आए खून को थूक कर कहता है, हमारी आधी शादी तो बस हो ही गई है, बस सिंदूर भरना ही बाकी है। वो भी भर दूंगा और वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि यजमान फेरे पूरे नहीं हुए हैं, आपने अभी तक मतलब आपका विवाह नहीं हुआ है। वहीं ये सुनते ही शिव राहत की सांस लेता है और कहता है, तू कभी भी बेदू को नहीं पा सकता क्योंकि वो मेरी है और आज तेरे सामने मैं उसे पूरी तरह अपना बनाऊंगा। फिर वो बेदू का हाथ पकड़ लेता है तो बेदू कभी शिव को देखती है तो कभी अपने हाथ को जिसे शिव ने पकड़ रखा था। फिर वो बेदू को लेकर हवन कुंड के पास बैठता है और उस आदमी को तो पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था जो हवन कुंड में गिरा था। शिव माचिस उठाकर फिर से हवन कुंड जलाता है और कहता है, पंडित जी शादी शुरू कीजिए। पंडित जी भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। फिर डरते हुए बोलते हैं, यजमान बिना कन्यादान के विवाह नहीं होता। तो अभियान कहता है, मैं और मेरी पत्नी कन्यादान करेंगे, ये मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वही ये सुनकर बेदू की आंखों में फिर से खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी तरह कन्यादान होता है, फेरा होता है। फिर पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं तो सिर्फ सामने रखा मंगलसूत्र देखता है। उसके बाद अपने गले से चैन निकालकर वेदू को पहना देता है। उसके बाद वेदू की मांग भर देता है जिससे वेदू की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। वही विद्युत जो तब से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बेदू ये शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो अब बोलता है, नहीं मानता मैं इस शादी को, बेदू मेरी है और मेरी ही रहेगी। तो अभियान उसके पास जाकर उसे एक पंच मारता है और कहता है, वो अब शिव की है और उसकी ही रहेगी, समझा। और फिर एक पंच मारकर कहता है, ये मेरी दीदी को किडनैप करने के लिए। फिर एक पंच मारकर कहता है, ये मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई उसके लिए। फिर वो उसे पुलिस की तरफ धक्का देकर कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करिएगा इंस्पेक्टर, और कोशिश करिएगा ये बाहर ना आ पाए। फिर पुलिस वाले सभी को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद अभियान और बाकी सभी बाहर आ जाते हैं। अभियान दिविसा को लेकर पीछे बैठ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब उसे तकलीफ हो। वहीं से भी गुस्से में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसने इतनी देर में एक बार भी बेदू की तरफ नहीं देखा था। वही बेदू नम आंखों से उसे ही देख रही थी। फिर वो भी खुद ही गेट खोलकर आगे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी होटल पहुंचते हैं। सारे स्टूडेंट और प्रोफेसर पहले ही होटल आ चुके थे। अब सभी वापस जाने वाले थे क्योंकि अब इतना कुछ होने के बाद कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। दिविसा और बेदू जैसे ही अपने रूम में आई, पिया बेदू को देखकर शॉक हो गई। पिया पहले दिविसा को देखती है, फिर आंखों ही आंखों में पूछती है कि क्या है ये सब। दिविसा भी आंखों ही आंखों में जवाब देती है कि सब ठीक है। फिर पिया बेदू के पास आती है और उसे पकड़कर अपने पास बैठाती है। वहीं बेदू तो जैसे कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। पिया फिर पूछती है, बेदू क्या है ये सब, तुम शादी के जोड़े में और ये सिंदूर। वो उसकी मांग में सिंदूर देकर पूछती है। पिया देखती है कि बेद कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो दिविसा की तरफ देखती है और फिर पूछती है, कैसी हो दिवी तुम, और उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, और बेदू को उसने क्यों बुलाया था, फिर ये शादी। तो दिविसा लंबी सांस लेती है और कहती है, वो विद्युत था, बेदू का पुराना साइको आशिक। पिया अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से कहती है, क्या। फिर दिविसा पिया को सारी बात बता देती है।
पूरी बात सुनने के बाद पिया एकदम एक्साइटेड होकर उछलने लगती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रियली? क्या सच में बेदू भी अब मेरी भाभी बन गई है? अपने लिए भाभी शब्द सुनकर बेदू फाइनली पिया की तरफ देखती है तो दिविसा हंसकर कहती है, भाभी ही नहीं, बहन भी बन गई है तुम्हारी याद से ही है। पिया कंफ्यूज होकर देखती है तो दिविसा कहती है, सर ने इनका कन्यादान किया है अपनी बहन मानकर, तो हुई ना तुम्हारी भी बहन। पिया अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, यार इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, एक मेरा भाई एक मेरी बहन, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन या फिर पति पत्नी? वही ये सुनते ही बेदू पिया को मारने लगती है, बकवास बंद करो तुम, भाई वो तुम्हारा है हमारा नहीं, हम दोनों पति पत्नी हैं, समझ आया तुम्हें? वही उसकी बात पर पिया और दिविसा दोनों ही जोर से हंसने लगती हैं। तो बेदू को समझ आता है कि ये दोनों तो तब से उसके बस मजे ले रही थी। तो बेदू मुंह बना लेती है, फिर कहती है, लेकिन सिर्फ हमसे गुस्सा है, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो दिविसा कहती है, कोई बात नहीं बेदू, गलती भी तुम्हारी थी ना, बिना किसी को बताए तुम हमें बचाने चली गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बस भाई को यही बात बुरी लगी है इसलिए नाराज है, उन्हें प्यार से मनाना वो मान जाएंगे। तभी पिया दिविसा को देखकर कहती है, वैसे तो अभी मैं तुमसे नाराज हूँ दिविसा। दिविसा और बेदू दोनों से कंफ्यूज होकर देखती हैं तो पिया कहती है, तुम सबने मिलकर इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और अब मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती। तो दिविसा कहती है, हमने ऐसा क्या छुपाया है तुमसे कि तुम हमसे नाराज हो? तो पिया मुंह फुलाकर कहती है, मैं बुआ बनने वाली हूँ और तुम लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई, तुम सबको पता थी ना ये बात, फिर भी मुझे नहीं बताया तुमने। वहीं ये सुनकर दिविसा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो पिया को क्या बताए। आखिर यह अभियान का खून था नहीं जो वो यह खुशखबरी के तौर पर उसे बताती। ये रायजादा खानदान का अंश थोड़ी है। दिविसा के चेहरे को देखकर पिया कहती है, अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं चाहती कि मेरा भतीजा या भतीजी दुखी हो, तो तुम खुश रहो, देखना जो भी होगा बिल्कुल मेरी तरह क्यूट होगा। ओह माय गॉड, जब मम को ये बात पता चलेगी तो वो कितना खुश होंगी। और आदि भाई, वो तो तुम्हें गोद में उठाकर पूरे घर में घुमाएंगे देखना। पिया बहुत खुश थी, लेकिन दिविसा और बेदू दोनों ही टेंशन में थी कि जब घर में प्रेगनेंसी का असली कारण पता चलेगा तो क्या कोई दिविसा को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद सभी सो जाते हैं क्योंकि अब सभी वापस जाने वाले थे। कल अगली सुबह सभी घर के लिए निकल गए। शाम होते होते उनकी ट्रेन दिल्ली वापस पहुंच गई थी। सभी स्टूडेंट अपने घर चले गए। सभी को पता चल गया था कि यह सब कॉलेज के स्टूडेंट ने किया था। इधर ये सब भी घर पहुंचते हैं। घर में भी सभी को शिव और बेदू की शादी के बारे में पता चल गया था, जिससे बेदू बहुत घबराई हुई थी। एक तो पहले ही शिव उससे बात नहीं कर रहा था और अब घर जाकर सबको फेस करना उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जैसे ही घर पहुंचती है, शीतल जी उन्हें घर के बाहर ही रोक देती हैं। फिर वो सभी बच्चों की नज़र उतारती हैं। माँ तो ऐसी ही होती है, भले ही बच्चे सही सलामत घर पहुंच गए हों, लेकिन फिर भी माँ का मन नहीं मानता है, उन्हें तो डर बना ही रहता है। फिर वो सबको घर के अंदर आने को बोलती हैं, लेकिन शिव और बेदू को घर के बाहर ही रोक देती हैं, जिससे शिव और बेदू दोनों ही डर जाते हैं। तभी शीतल जी मुस्कुराकर कहती हैं, मेरी बहू पहली बार घर आएगी तो बिना स्वागत के कैसे आएगी? जिससे सभी मुस्कुरा देते हैं। तो आदि कहता है, लेकिन मम, बेदू तो पहले भी घर में रहती थी ना? तो राज जी कहते हैं, बेटा पहले यहाँ पिया की दोस्त रहती थी, लेकिन अब शिव की पत्नी आ रही है तो गृह प्रवेश तो बनता है ना। यह सुनकर आदि अपना सिर हिला देता है। वहीं शिव और बेदू भी शांत हो जाते हैं। फिर शीतल जी उनकी आरती करती हैं। फिर बेदू को बोलती हैं कि वो कलश गिराकर गृह प्रवेश करे। बेदू वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में बैठे थे। वहीं शीतल जी ने जोर से शिव का कान मरोड़ रखा था। वहीं शिव दर्द से चिल्ला रहा था, हाँ आंटी, मेरा कान छोड़िए, थोड़ी देर और आप कान खींचेंगी तो मेरा कान ही अलग हो जाएगा। तो शीतल जी कहती हैं, नालायक, कब से चल रहा था ये सब? अब ये मत बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तूने बेदू को बचाने के लिए इससे शादी की है। वहीं भले ही कान शिव के खींचे जा रहे थे, लेकिन दर्द अभियान को भी हो रहा था, क्योंकि उसने तो पहले ही शादी की है और अभी तक किसी को बताया भी नहीं है। वहीं पिया को तो बहुत मजा आ रहा था। वो अपने मन में बोलती है, सिर्फ भाई ने बस शादी की तो उनकी ये हालत है, जब मम को भाई के बारे में पता चलेगा तब उनका क्या हाल होगा, क्योंकि वो तो मम को दादी भी बना रहे हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं है।
ये अभियान पिया को उसे देखते हुए स्माइल करते देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। सभी रात का डिनर करते हैं और फिर शीतल जी कहती है, वेदु आज शिव के कमरे में नहीं जाएगी, ध्यान रखना तुम लोग। भले ही शादी कैसे भी हुई हो, लेकिन बाकी सारी रस्में होने के बाद ही वेदु शिव के कमरे में जाएगी, जिससे शिव का चेहरा छोटा सा हो जाता है। भले ही वो अपनी बीवी से गुस्सा था, लेकिन वो अब उससे अलग नहीं रहना चाहता था। तभी आदि धीरे से बड़बड़ाता है, ये शादी से पहले एक रूम में रह चुके हैं और आप उन्हें अब मना कर रही हैं मॉम, और अपने दांत निकाल देता है। तभी शीतल जी कहती हैं, कुछ कहा क्या तुमने आदि? ये सुनकर आदि हड़बड़ा जाता है और कहता है, नो नो मॉम, मैंने कुछ नहीं कहा। शीतल जी अपना सिर हिला देती हैं, फिर राज जी को देखकर कहती हैं, चलिए राज जी, आपको दवा भी देनी है। फिर एक बार शिव को देखकर कहती हैं, ध्यान रहे बेदू तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी। तो शिव एकदम अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिला देता है। धीरे धीरे सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनिया यहाँ नहीं थी क्योंकि वो अपने एक दोस्त के घर गई थी, ऐसा उसने घर में सभी को बोला था। रात के वक्त अभियान हमेशा की तरह दिविसा के कमरे में आता है तो दिविसा स्टडी टेबल के पास बैठी किसी ख्याल में खोई हुई थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अभियान रूम में आ चुका है। अभियान आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है तो देखता है कि दिविसा पढ़ नहीं रही है, लेकिन फिर भी स्टडी टेबल के पास बैठी है, जिससे अभियान की बहुएं सिकुड़ जाती हैं। वो सीधे दिविसा को अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे दिवी डर जाती है, जिससे उसकी बाहें अभियान की गर्दन में खुद ही आ जाती हैं। दिविसा अभियान को देखकर कहती है, आप कब आए? अभियान घूर कर दिविसा को देखता है और कहता है, ऐसा किसके ख्यालों में तुम खोई हुई थी कि तुम्हें अपने पति के आने की खबर ही नहीं है? यह सुनते ही दिविसा का चेहरा उदास हो जाता है तो अभियान उसे बेड पर बैठाकर खुद उसकी बगल में बैठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर पूछता है, क्या हुआ? क्या अभी भी तुम कल जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो? दिविसा अपना सर नामे हिला देती है तो अभियान पूछता है, फिर क्या बात है? दिविसा कहती है, आपको पता है पिया कितनी खुश है प्रेगनेंसी की बात सुनकर। उसे लग रहा है कि यह आपका खून है, आपका बच्चा है। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो कितना दुखी होगी। अभियान उसे बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यह खून किसका है। फर्क इससे पड़ता है कि यह अभियान रायजादा का बच्चा है। इससे ज्यादा किसी को जानने की जरूरत नहीं है। और अब तुम सो जाओ, ज्यादा टेंशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इतना बोलकर वो दिविसा को लिटा देता है और खुद भी उसकी बगल में लेट जाता है और दिविसा को अपने भाव में भरकर कहता है, सो जाओ अब। दूसरी तरफ से वह अपने कमरे में सो रहा था। सो नहीं रहा था, बस लेटा हुआ था। वो बेचैनी से इधर उधर पलट रहा था। फिर वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उससे नाराज हूँ, लेकिन एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की। उधर बेतू का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो भी परेशान थी। धीरे धीरे रात गहराती गई और बेदू को नींद आ गई। रात के 3 बजे कोई उसके कमरे में आया और एकटक उसके चेहरे को घूरने लगा। फिर प्यार से बेदू के गाल पर हाथ लगाकर कहता है, बीबी, अब तो जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगती तब तक मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। फिर वो झुककर बेदू के माथे को चूम लेता है, जिससे बेदू के चेहरे पर नींद में भी स्माइल आ जाती है। फिर सिर्फ वहीं उसकी बगल में उसे बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह सिर्फ 5 बजे ही अपने रूम चला गया था। सुबह बेदू अपने रूम में सोकर जल्दी उठकर नहाने चली जाती है, क्योंकि अब वो अपने ससुराल में थी। वो नहाकर निकलती है, तभी उसका गेट नॉक होता है। वो अपना गेट खोलती है तो सामने पिया खड़ी थी। फिर पिया अंदर आकर उसे एक पैकेट देकर कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, मम ने कपड़े भेजे हैं नई बहू रानी के। फिर पिया आंख मारकर वहां से चली जाती है। बेदू अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। वो बिल्कुल ही नए नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। लाल साड़ी, हाथों में भरकर चूड़ी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, लंबे खुले बाल, जिसे देखकर सभी की आंखें उस पर थमसी जाती हैं। शिव की धड़कन तो सुपरफास्ट ट्रेन ही बन चुकी थी। सुंदर तो वो हमेशा ही शिव को लगती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से उसकी थी। ये बात उसकी मांग का सिंदूर चीख चीख कर कह रहा था। बेदू नीचे आती है तो वो सबसे पहले दादी के पैर छूती है, फिर राज जी, फिर शीतल जी के। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद शीतल जी अपनी आंख से काजल निकालकर बेदू के कान के पीछे लगाकर कहती हैं, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। फिर वो कहती हैं, बाकी तो नहीं पता, लेकिन चलो पहले रसोई कर लो, सबके लिए कुछ मीठा बना दो, बाकी सब हम फिर से तुम्हारी शादी होगी तब करेंगे। तो बेदू फिर किचन में चली जाती है और दीपसा भी उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है।
थोड़ी देर बाद सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे और वेदु और दिविसा सबको सर्व कर रही थी। तो राज जी कहते हैं, अरे तुम लोग भी बैठो, ये सब सर्वेंट कर लेगा। सभी नाश्ता करते हैं और खूब तारीफ करते हैं। फिर राज जी वेदु को पैसे देते हैं नेक के लिए। दादी झुमका देती हैं और शीतल जी कंगन देती है। भाई ये सब देखकर दिविसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी के भी देखने से पहले उन्हें साफ कर लेती है। लेकिन अभियान वो देख चुका था। आज कोई भी कॉलेज नहीं जाने वाला था, क्योंकि थकान के कारण सब रेस्ट करने वाले थे। अभियान और शिव को ऑफिस जाना था, आदि पहले ही जा चुका था। अभियान अपने रूम में चला गया था। दिविसा भी अपने रूम में जाती है, तो उसके रूम में घुसते ही कोई उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। दिविसा की सांसें एक पल को तेज हो जाती हैं, लेकिन जाना पहचाना एहसास होते ही वो शांत हो जाती है। यह उसका पति ही तो है जो उसे ऐसे बाहों में भरता है। अभियान वैसे ही उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही कहता है, क्या हुआ दिवी, तुम फिर से उदास हो गई? क्या तुम्हें मॉम का बेदू को कंगन देना पसंद नहीं आया? दिविसा अभियान की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, कैसी बात कर रहे हैं आप सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभियान फिर पूछता है, तो फिर तुम इतनी उदास क्यों थी? दिविसा अभियान के सीने में अपना सिर छुपाते हुए कहती है, सर मुझे भी अपनी ससुराल वालों का साथ चाहिए। अपनी ससुराल में होकर भी मैं बस यहाँ पिया की दोस्ती हूँ सबके लिए। अभियान दिविसा के बालों पर किस करके कहता है, मैं सबको बता दूंगा जल्दी ही, तुम इस घर की बहू हो, ठीक है? यह सुनते ही दिविसा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर दिविसा बोलती है, ठीक है आप ऑफिस जाइए। अभियान अपनी पकड़ दिविसा पर कसते हुए कहता है, पक्का जाऊं? दिविसा उससे दूर होकर उसे रूम से बाहर धक्का देते हुए कहती है, हाँ पक्का। तो अभियान भी स्माइल करके निकल जाता है। अभियान अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी शिव उसके पास आता है और कहता है, मीटिंग के लिए हमें मेहता इंडस्ट्रीज जाना है, याद है ना तुझे? अभियान फाइल को साइड में रखते हुए कहता है, हाँ याद है, नील को भी बोल दे, वो भी चलेगा। तो शिव कॉल करके नील को बुलाता है। थोड़ी देर में नील भी उनके साथ बैठा होता है। अभियान कहता है, क्या हुआ, तू क्यों नहीं चल सकता हमारे साथ? तो नील कहता है, वो मेरी बहन आ रही है आज दिल्ली से, इसलिए उसे लेने ही एयरपोर्ट जाना है। शिव हैरानी से उसे देखकर कहता है, तेरी बहन भी है? नील हंसते हुए कहता है, क्यों, मेरी बहन नहीं हो सकती क्या? शिव अजीब तरीके से हंसता है और कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन जितना मुझे पता है तू तो अकेला सुपुत्र है ना अपने माता पिता का। उसकी बात सुनकर नील की आईब्रो ऊपर उठ जाती हैं। बड़ा हिंदी लैंग्वेज बोला जा रहा है। खैर वो मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। तभी सिर्फ बोलता है, हाँ याद आया, हाँ आंटी बोल रही थी कुछ ऐसा। वैसे क्या नाम है तुम्हारी बहन का? नील मुस्कुराकर कहता है, बान्या। बान्या? सिर्फ धीरे से बड़बड़ाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी जाए और बान्या को देखे कि वो कौन है। उसे एक अलग ही एहसास होता है, आखिर उसकी बहन का नाम भी बान्या था। तभी अभियान कहता है, नील अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो उसे हमारा ड्राइवर ले आएगा। तुम दिनेश काका को कह देना, वो सबसे ईमानदार है। नील कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है। अभियान कहता है, अच्छा तुम नहीं होगे तो दिनेश काका को बोल देंगे कि वो उसे रायजादा मेंशन ही छोड़ देगा। तुम शाम को उसे ले लेना अपने साथ। नील को भी यह बात सही लगती है, क्योंकि अकेले वो क्या करती नील के घर में, इसलिए वो भी इस बात को मान लेता है और फिर वहां से उठकर चला जाता है और अपनी बहन बान्या को कॉल करके बता देता है कि कंपनी का एक ड्राइवर उसे लेने आएगा। उसे जरूरी मीटिंग अटेंड करना है। थोड़ी देर बाद वो लोग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर दिविसा, बेदू और पिया साथ में रूम में बैठी थी। तभी पिया के पास नील का कॉल आता है। पिया कॉल उठाती है तो नील उससे थोड़ी देर बात करके फोन रख देता है। दिविसा उसे छेड़ते हुए कहती है, ओहो क्या बात है, सुबह सुबह ही नील को तुम्हारी याद आने लगी? तो पिया कहती है, अब क्या करें, शादी पहले मेरी फिक्स हुई, लेकिन बाजी तुम दोनों ने मार दी। उसकी बात पर तीनों हंस पड़ती है। फिर पिया कहती है, वैसे नील बोल रहे थे कि उनकी बहन आने वाली है, तो वो भाई के साथ मीटिंग पर जा रहे हैं, इसलिए ड्राइवर उनकी बहन को यहीं छोड़ जाएगा। शाम को वो उसे साथ ले जाएंगे। दोपहर के वक्त आदि अपने केबिन में बैठा था, तभी उसका गेट नॉक होता है। वो परमिशन देता है तो एक 45 साल का आदमी अंदर आता है, जिसने बहुत ही सिंपल सा कपड़ा पहना था। आदि उन्हें देखकर कहता है, अरे दिनेश काका, आप यहाँ? बोलो, कुछ काम था क्या? वहीं आदि गौर करता है तो वो बहुत टेंशन में थे। आदि तुरंत अपनी चेयर से उठकर उनके पास आता है और कहता है, क्या हुआ काका, आप परेशान लग रहे हैं? दिनेश काका थोड़ा डरते हुए कहते हैं, आदि बाबा,
वो नील सर की बहन को लेने को बोले हैं। अभियान बाबा, लेकिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो स्कूल से आ रहा था तो मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। आदि तुरंत कहता है, काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आप जल्दी हॉस्पिटल जाइए, मैं बाकी सब देख लूँगा। तो दिनेश काका निश्चिंत होकर जाने लगते हैं कि आदि उन्हें आवाज़ देता है, जिससे वो रुक जाते हैं। वो पीछे पलटते हैं तो आदि उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है, काका कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। दिनेश काका आदि के सामने हाथ जोड़ लेते हैं तो आदि कहता है, आप हाथ मत जोड़ा करिए काका, बस आशीर्वाद दीजिए। फिर वो बोलता है, वैसे नील की बहन का नाम फोटो कुछ है या नहीं? तो काका कहते हैं, हाँ उनका नेम का बोर्ड कार में ही रखा है। तो आदि अपना सिर हिला देता है। फिर काका कहते हैं, 3 बजे फ्लाइट आएगी उनकी, आप किसी को पक्का भेज दीजिएगा आदि बाबा। उसके बाद दिनेश काका चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आदि अपनी घड़ी देखता है, अभी 12:30 ही बज रहे थे। तो वो काम करने लगता है। अब नील की बहन है तो वो किसी और को नहीं भेज सकता था। ऊपर से छोटे शहर की मासूम सी लड़की होगी, इसलिए वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। तो उसने खुद ही जाने का फैसला किया। अब भाई बनारस की लड़की है तो दिविसा और बेदू की तरह ही क्यूट और मासूम होगी ना। आदि को काम करते करते 2 बज जाते हैं। वो अपनी घड़ी देखता है तो कहता है, अब मुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए, क्या पता ट्रैफिक हो। ये सोचकर वो जल्दी ही निकल जाता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था वो ट्रैफिक में फंस जाता है। करीब 30 मिनट के जाम के बाद ट्रैफिक क्लियर होता है और आदि एयरपोर्ट की ओर निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो टाइम देखता है तो अभी भी 10 मिनट टाइम था। तो वो कार के अंदर ही बैठकर इंतजार करने लगता है, क्योंकि बाहर धूप बहुत थी। जब वो देखता है कि 3 बज गए हैं तो वो अपनी कार से बाहर निकलता है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे तो लड़की का नाम ही नहीं पता है और वो दिखती कैसी है। तभी उसे ध्यान आता है कि ड्राइवर ने कहा था कि उसके नाम का बोर्ड है कार में। तो वो जल्दी से कार में चेक करता है तो उसे बोर्ड मिल जाता है। तो नाम देखकर धीरे से बड़बड़ाता है, ओ बान्या, नाइस नेम। फिर बोर्ड को कार में ही आगे ऐसे रख देता है कि सामने वाले को नाम नजर आ जाए। अब भाई आदित्य राय ज्यादा किसी के नाम का बोर्ड पकड़कर थोड़ी खड़ा रहेगा। वो टाइम देखता है तो फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। वो सामने ही देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है तो उसकी आंखें उस पर थमसी जाती हैं। टाइट फिटिंग जीन्स, लूज वाइट टी शर्ट, हाई पोनी, चेरी जैसे होंठ, दूध सा गोरा बदन। तभी तो वो देखता है कि वो लड़की उसकी तरफ ही आ रही है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए भी उसी लड़की को घूर रहा था। तभी वो लड़की उसके पास आकर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहती है, हेलो, क्या ये गाड़ी रायजादा इंडस्ट्रीज की तरफ से है? जिससे आदि होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ। वो लड़की बोलती है, ठीक है, ये सामान रख दो गाड़ी में, मैं बान्या, मुझे ही लेने आए हो तुम? आदि उसकी बात सुनकर उसे देखता है, फिर उसके बैग को, उसके बाद उसका बैग उठाकर कार की डिक्की में डाल देता है। फिर आगे का गेट खोलता है बान्या के लिए। तो बान्या की बहुएं सिकुड़ जाती हैं, तुम ड्राइवर हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ आगे क्यों बैठूंगी? उस बात पर आदि बान्या की तरफ देखता है तो बान्या हंसते हुए कहती है, सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। फिर वो आगे बैठ जाती है और आदि ड्राइविंग सीट पर, और उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। कार में बान्या कार में बान्या बैठी थी कि आदि की तरफ देखकर बोलती है, वाह बेटा, सही है, अमीरों के यहाँ जॉब करो और मुफ्त एसी के मजे लूटो, सही है सही है। फिर बान्या चहकती हुई पूछती है, अच्छा ये जो तुम्हारे बॉस हैं ये तो बहुत अमीर होंगे? आदि को बान्या की बातों से बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया हुआ था। फिर वो पूछता है, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बान्या आदि के कंधे पर हल्का सा मारकर कहती है, भाई जब ड्राइवर इतने ब्रांडेड ड्रेस पहनेंगे तो समझ आ ही जाता है कि वो ड्राइवर को कितनी ज़्यादा सैलरी देते होंगे, या तुम अपनी सारी सैलरी कपड़ों में ही उड़ा देते हो? अब आदि को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, तो बस मुस्कुरा देता है। फिर मान्या कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आदि मुस्कुराकर कहता है, आदित्य। बाकी लोग मुझे प्यार से आदि बोलते हैं। फिर आदित्य पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? मतलब दिल्ली में कुछ काम से या फिर बस घूमने? मान्या आदि से कहती है, यार तो मुझे ये आप क्यों बोल रहे हैं, इतनी बड़ी तो मैं नहीं हूँ। तो आदि हंसते हुए कहता है, आप मेरी बॉस की रिलेटिव है ना, इसलिए। मान्या अपनी आंखें रोल करके कहती है, रिलेटिव हूँ, बॉस नहीं हूँ। फिर तुम तो पहले इंसान हो जिससे मैं दिल्ली में मिली हूँ, तो हम दोस्त हुए ना, इसलिए मुझे आप मत बोलो, बुजुर्ग वाली फीलिंग आती है यार।
आदि को बान्या बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो मन में सोचता है, ये लड़की कितनी हैवरसम है यार। आदि फिर आगे बान्या से कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें तुम ही कहूँगा। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम दिल्ली क्यों आई हो। बान्या कहती है, पहला तो अपनी भाभी से मिलने, उनकी इंगेजमेंट में नहीं आ पाई थी। दूसरी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मैंने सोचा जॉब किया जाए कुछ, इसलिए। इतने में ही दोनों रायजादा मेंशन पहुंच जाते हैं। तो आदि की कार एकदम से रुक जाती है। तो बान्या खिड़की से बाहर देखती है, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ओह तेरी, ये घर है या महल है। आदि मुस्कुराकर कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम बोल सकती हो। लेकिन वो देखता है कि बान्या थोड़ा नर्वस हो गई थी। आदि पूछता है, क्या हुआ, तुम नर्वस क्यों लग रही हो। तो वान्या कहती है, वो मैं हमेशा अनाथ आश्रम में रही हूँ ना, तो इतने अमीर लोगों के बीच जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कोई मुझसे ढंग से बात करेगा या नहीं। आदि उसकी बात पर कार के गेट खोलकर बाहर निकलता है। फिर वान्या की साइड का गेट खोल देता है, तो वो भी बाहर निकल जाती है। फिर वो उसका बैग निकालते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन अमीर है और कौन गरीब। बस सामने वाले का दिल साफ होना चाहिए, जो तुम्हारा है। यह सुनते ही बान्या के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। फिर आदि उसका बैग बाहर रखते हुए कहता है, अब तुम अंदर जाओ, देखना तुम्हें सब लोग बहुत पसंद आएंगे। तो बान्या आदि का हाथ पकड़कर कहती है, तुम अंदर नहीं आओगे। आदि हंसकर कहता है, ड्राइवर हूँ और अभी मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, मुझे कंपनी जाना होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अंदर सब तुमसे अच्छे से ही बात करेंगे। तो बान्या फिर कुछ नहीं बोलती है। तो आदि वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद मान्या खुद से ही कहती है, यार मैंने तो इसका नंबर ही नहीं लिया, आखिर मेरा पहला दोस्त है दिल्ली का। फिर मान्या मेंशन के अंदर जाती है, तो उसे कोई नज़र नहीं आता। वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमाती है, तो उसे एक सर्वेंट नज़र आता है। तो मान्या कहती है, भैया घर पर कोई नहीं है क्या। वो सर्वेंट मान्या को देखता है और कहता है, मैडम आप कौन। तो मान्या कहती है, वो मैं नील आहूजा की बहन। तो वो कहता है, मैं अभी मैडम को बुलाकर लाता हूँ, उन्होंने कहा था कि आप आए, तो उन्हें बुला ले। बोलकर वो शीतल जी को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में शीतल जी बाहर आती हैं, तो वो देखती हैं कि कोई लड़की सोफे पर बैठी हुई है, तो वो वहाँ आती हैं। जैसी बान्या की नज़र उन पर पड़ती है, वो जल्दी से उठकर उनके पैर छू लेती है। बस फिर क्या था, शीतल जी के दिल में बान्या के लिए एक अलग स्पेस बन गया। उन्हें तो वैसे भी ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो बड़ों की इज्जत करें। शीतल जी प्यार से पूछती हैं, बेटा तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। तो मान्या अपने एक्साइटेड तरीके से ही कहती है, नहीं आंटी बिल्कुल भी नहीं, वो आपकी कंपनी का एक ड्राइवर है ना। हाँ क्या नाम है उसका। थोड़ा याद करते हुए मान्या कहती है, हाँ आदि नाम है, उसने मुझे यहाँ छोड़ा। भाई आदि सुनकर शीतल जी बान्या की तरफ देखने लगती हैं। तो बान्या कहती है, क्या हुआ आंटी, आप नहीं पहचानती क्या उसे। शायद नया ज्वाइन किया होगा उसने, वो बहुत अच्छा है। आपको पता है, उसे देखकर कहीं से नहीं लगता है कि वो ड्राइवर है, इतने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे उसने। वहीं शीतल जी उसकी बात पर मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि ये उसके बेटे की तारीफ भी उसके सामने कर रही है और उसे ड्राइवर भी समझ रही है। तभी तीनों लड़कियां नीचे आती हैं। तो शीतल जी मान्या से कहती है, वो देखो तुम्हारी होने वाली भाभी आ गई, तुम उससे बैठकर बात करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। बोलकर वो किचन चली जाती हैं। इधर मान्या उस तरफ देखती है जहाँ शीतल जी ने इशारा किया था। तो वहाँ तो तीन लड़कियां हैं। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, अब इसमें से मेरी भाभी कौन सी है। बेदू को तो वो पहले ही साइड कर देती है, क्योंकि उसने सिंदूर लगा रखा था। वहीं अब बची दिविसा और पिया, वो दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। दिविसा से उसे बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। फिर वो पिया को देखती है, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि भाई उसकी भाभी है। बात यह है कि वो एंगेजमेंट में नहीं आई थी, तो नील ने उसे फ़ोटो भी नहीं भेजा था। उसने उससे कह दिया था कि जब तक वो खुद मिलने नहीं आती, तब तक वो पिया को नहीं देख सकती। बस इसलिए वो यहाँ आ पहुँची। वो तीनों बान्या के पास पहुँचती हैं, तो बान्या पिया को देखकर खुश होकर कहती है, आप ही मेरी भाभी हो ना। ये सुनकर पिया हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर कहती है, आप बान्या हैं, नील की बहन। बान्या खुश होकर कहती है, हाँ बहन ही हूँ, बोल सकते हैं। फिर वो बाकी सबसे भी मिलती है। सभी को बान्या बहुत पसंद आती है। वहीं बान्या का ध्यान बार बार दिवसा पर जा रहा था।
तब तक शीतल जी सभी के लिए स्नैक्स लेकर आ जाती हैं और वो भी वहीं बैठ जाती हैं। फिर वो वान्या से पूछती हैं, तो बेटा नील बता रहा था कि अब तुम दिल्ली में ही रहने वाली हो। तो वान्या कहती है, हाँ आंटी, अब दिल्ली में रहना है। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो बस जॉब करना है अब। बेदू हैरानी से कहती है, आप तो ज़्यादा बड़ी लगती भी नहीं है, 20-21 साल की होंगी। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, कैसे? तो वान्या कहती है, हाँ वो स्कूल में मुझे 2 क्लास प्रमोट कर दिया गया था, मेरे थोड़े ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। तो सभी हैरान होकर कहते हैं, वाओ। शाम 7 बजे अभियान और शिव घर आते हैं तो वो देखते हैं पूरी मंडली हॉल में इकट्ठा है, तो वो भी उधर ही आ जाते हैं। शिव की नज़र सबसे पहले वेदू पर जाती है, जो उसे देख रही थी। ये देख वो अपनी नज़र फिर से फेर लेता है, जिससे वेदू का मुंह छोटा सा हो जाता है। उन्हें देखकर राजी कहते हैं, अरे तुम लोग आ गए, नील नहीं आया अभी तक? तो अभियान कहता है, डैड वो आदि के साथ आ रहा है। तो राजी अपना सिर हिला देते हैं। फिर शीतल जी कहती हैं, ठीक है, तो तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। और हाँ सिर्फ तुम आज अपने रूम में नहीं जाओगे, तो तुम अभियान के रूम में ही फ्रेश हो जाओ। अभियान और शिव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि शिव अपने रूम में नहीं जा सकता। दोनों ही फिर कंफ्यूज होकर शीतल जी की तरफ देखते हैं। तो वो कहती हैं, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा कहा गया है वैसा करो। तो दोनों मान जाते हैं। दोनों ने ही अभी तक वान्या पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो सोफे पर जहाँ बैठी थी वो उनके बैग पर खड़े थे। तभी शीतल जी कहती हैं, अरे नील, तुम दोनों भी आ गए। नील का नाम सुनते ही वान्या और पिया दोनों ही उस तरफ देखते हैं। नील को देखकर वान्या जल्दी से उठकर जाती है और नील के गले लग जाती है, और नील भी उसे अच्छे से भाव में भरकर उसके बालों पर किस करता है। तब अभियान और शिव की नज़र भी वान्या पर चली जाती है। वही वान्या को देखकर शिव को वही एहसास होता है जो उसे दिवसा के साथ होता है। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। शिव उनके पास जाकर कहता है, नील अपनी बहन से हमें नहीं मिलवाएगा? तो नील कहता है, अरे क्यों नहीं। और आवाज़ सुनकर वान्या भी नील से अलग हो जाती है। वही शिव और वान्या जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। नील भी कहता है, वान्या, ये दोनों मेरे बॉस, मेरे दोस्त और पिया के भाई हैं। फिर वो शिव की तरफ देखकर कहता है, ये शिव है। वहीं शिव नाम सुनते ही मान्या के कान में कुछ आवाज़ गूंजने लगती है, शिव भाई पकड़ो मुझे। वहीं शिव उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तो मान्या होश में आती है और अपना सिर झटक कर उससे हाथ मिलाती है। फिर वो अभियान से भी मिलती है। तभी उसकी नज़र आदि पर पड़ती है, जो सीटी बजाता हुआ कार की चाबी अपनी उंगली में घुमाता हुआ आ रहा था। आदि को देखकर वान्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसकी तरफ जाकर कहती है, अरे तुम यहाँ। वही आदि, जो ये भूल गया था कि वान्या भी उसके घर में होगी, वो अकवर्ड होकर स्माइल करके कहता है, हाँ वो मैं नील सर के साथ आया था। वहीं अपने लिए सर सुनकर नील की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बाकी सब कंफ्यूज होकर उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। वहीं शीतल जी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ समझ चुकी थी वान्या ने जो उन्हें बताया था उससे। फिर नील उनके बीच आकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो गया? तो वान्या कहती है, कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? आपने ही तो इसे मुझे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए भेजा था। भाई ड्राइवर है ना ये? नील कंफ्यूज होकर आदि को देखता है, तो आदि उसे एक आंख मार देता है और कहता है, क्या सर, आपकी आदत कितनी कमज़ोर हो गई है? सुबह आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी बहन को एयरपोर्ट से ले आऊं, और आप इतनी जल्दी भूल भी गए। भाई नील पूरी तरह ही कंफ्यूज हो जाता है। और तभी वान्या कहती है, आदि, अब जब तुम आ ही गए हो तो हमारे साथ डिनर करके जाना। फिर वो शीतल जी की तरफ देखकर कहती है, क्यों आंटी, ये भी हमारे साथ डिनर कर सकता है ना? आई नो ये आपका ड्राइवर है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरा दोस्त है, जो दिल्ली आने पर सबसे पहले मुझसे मिला। उसकी बात पर शीतल जी को हंसी आ रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके आदि को देखकर कहती हैं, बेटा जब तुम आ ही गए हो तो डिनर करके ही जाना, मान्या को अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल टोंट की तरह उन्होंने कहा था। वहीं आदि ये सुनकर इधर उधर अपनी नजरें करने लगता है और कहता है, बिल्कुल मॉम। तो मान्या उसकी तरफ देखती है तो हड़बड़ाकर कहता है, आई मीन आंटी। थोड़ी देर बाद सभी बैठकर डिनर करते हैं। फिर नील शीतल जी से कहता है, आंटी अब हम चलते हैं? तो शीतल जी भी हाँ बोल देती हैं। नील और वान्या दोनों बाहर जा ही रहे होते हैं कि वान्या रुककर आदि को देखकर कहती है, आदि तुम नहीं चलोगे? हमारे साथ ही चलो, भैया तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुन नील भी
घूर कर आदि को देखता है और कहता है, चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। वहीं अभियान और शिव आदि की हालत पर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि आदि अपने ही झूठ में फंस चुका था। आदि का चेहरा रोने जैसा हो चुका था। आखिर अब वो इतनी रात को कहाँ जाए? अगर अभी चला भी गया उनके साथ और कहीं उतर गया तो वापस कैसे आएगा फिर? हालांकि शीतल जी और बाकी सभी आदि का पूरा मजा ले रहे थे। तभी पिया कहती है, बान्या वो आदि भाई यहीं रहते हैं, ये हमारे पर्सनल ड्राइवर है ना, इसलिए हमारे घर में ही रहते हैं। आखिर कब क्या जरूरत पड़ जाए। ये बोलकर वो आदि को आंख मार देती है। बान्या भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि बात पिया ने लॉजिकल ही कही थी। फिर बान्या एक बार वापस आकर आदि के गले लग जाती है। वहीं यह देखकर नील पूरी तरह से किलस जाता है। नील और बान्या बाहर तक आते हैं तो घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। नील फिर आदि के पास जाकर कहता है, ये क्या कर रहा है तू बान्या के साथ? आदि बान्या को देखकर कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो दिनेश काका के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें हॉस्पिटल जाना था, इसलिए मैं चला गया तुम्हारी बहन को लेने। लेकिन इसने मुझे ड्राइवर समझ लिया, तो मैंने भी फिर कुछ नहीं कहा। वैसे जो भी कहो, बहुत क्यूट है तुम्हारी बहन। नील घूर कर आदि को देखता है और कहता है, ये सब गेम मत खेल उसके साथ, समझा? तो आदि हैरानी से नील को देखकर कहता है, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा। वो मुझे गरीब समझ के भी मेरे साथ जितने अच्छे से है, मुझे ये बात अच्छी लगी। और देख लेना, तुम्हारी बहना की डोली तो मेरे ही घर आएगी। नील उसकी बात पर मुस्कुराकर कहता है, मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई है? ठीक है, लेकिन उसे तकलीफ मत देना। तो आदि स्माइल करके कहता है, ओके बॉस। फिर नील बान्या को लेकर अपने साथ चला जाता है। वहीं शिव को कुछ खालीपन सा महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद अभियान और शिव स्टडी रूम में बैठे थे। अभियान कहता है, क्या हुआ उसका? तो शिव कहता है, उसे दिमागी प्रॉब्लम है। पुलिस ने कहा है कि कोर्ट से परमिशन के बाद उसे इलाज के लिए मेंटल एसाइलम भेजा जाएगा। यह बात विद्युत की हो रही है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। सिर्फ जैसे ही अपने रूम पहुंचता है, उसके कदम ठहर से जाते हैं। आज उसका रूम कुछ अलग ही था। पूरे रूम को खूबसूरती से सजाया गया था। रूम की सारी लाइट ऑफ थी और पूरे रूम में कैंडल जल रही थी, जिसकी मीठी मीठी खुशबू पूरे रूम में फैली हुई थी। वहीं उसके बेड को गुलाब के फूलों से सजाया गया था और उस पर दुल्हन का जोड़ा पहने कोई बैठी थी। ये कोई उसकी बीवी, उसकी बेदू थी, मिसिस वेदिका शिव कुमार, जिसका चेहरा पूरी तरह से कवर था। यह देख शिव की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो बेदू से नाराज था, इसलिए रूम के अंदर आता है और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर सीधे बाथरूम चला जाता है। अभी बेदू जो इंतजार कर रही थी कि शायद अब शिव उससे बात करेगा। शिव को ऐसे बाथरूम जाते देख उसका मुंह बन जाता है, लेकिन कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। थोड़ी देर बाद शिव अपने रूम में आता है तो उसके भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे बेदू कहीं नजर नहीं आती है। क्या मैंने इससे बात नहीं की इसलिए मुझसे नाराज होकर अपने रूम में चली गई? इसने एक बार भी मुझे मनाना सही नहीं समझा। क्या अब मुझे ही इसे मनाना पड़ेगा? तभी अचानक से उसे गाना गाने की आवाज़ आती है। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। मैं ये गाना सुनते ही शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन सिर्फ पीछे नहीं पलटता है। वो तो देखना चाहता था कि बेदू उसके लिए कितने एफर्ट्स डालती है। तभी बेदू दूसरा गाना गाती है, मेरा दिल मेरी जान, प्यार से अरमा, कैसी मुलाकात हुई। अरे इतनी सी बात पर इतने खफा हो गए, ये भी कोई बात हुई? सिर्फ पीछे पलटकर घूर कर बेदू को देखता है और कहता है, ये सच में इतनी सी बात है? तुम्हें इतनी सी बात लगी? तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो सकती थी, मैं तुम्हें खो देता शायद हम कभी मिल नहीं पाते, और तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? शिव के चेहरे से नाराजगी साफ नजर आ रही थी और इतना बोलकर शिव बालकनी जाने लगता है तो बेदू आगे गाती है, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। फिर वो शिव के आगे आकर अपने कान पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये सिर्फ देख नहीं पाता है और कहता है, जब गाने से काम नहीं चला तो लड़कियों का फेवरेट हथियार आंसू का यूज कर लो ना। इतना बोलकर वो बेदू के गालों को पिंच कर लेता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।